हाय एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आपने जो पिछला सेशन है उसको बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा होगा और ये एक कंटिन्यूटी सीरीज है बेटा। तो जो पिछला सेशन है उसी का कंटिन्यूएशन है ये। तो जिन बच्चों ने डायरेक्टली ये सेशन पे आ गए हैं वो बेटा मतलब इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज पहले इसके पहले वाला एटलीस्ट सेशन देखो ताकि आपको आज का सेशन जो है वो प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले इसलिए दे देती हूँ, पता चला आपने आधा सेशन देख लिया फिर आपको पता चला अच्छा इसका आधा पार्ट तो पहले था। ठीक है, इसीलिए क्या है कि ये थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया था कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है और उसके 5 टाइप हमने पढ़ लिए थे जो मेजर टाइप्स हैं हमारे, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, लेवरेज रेशियो है, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं उसके सब टाइप्स। याद करो, एक बड़ा सा चार्ट बनाया था मैंने, उस चार्ट में मैंने 5 मेजर रखे थे और बाकी सब उसके ब्रांचेस रखे थे। तो इनके जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती जाऊंगी, उसका फॉर्मूला बताती जाऊंगी, कैसे याद रखना है वो बताती जाऊंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम जानते हैं करंट रेशियो। इसको मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, पर आज फिर से बता देती हूं। करंट रेशियो क्या होता है बेटा? करंट की बात हो रही है, मतलब अभी की बात हो रही है। इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? रोजमर्रा की चीजें जो डेली सस्टेनेंस के लिए जो कैपिटल जरूरी होता है, जैसे कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसमें जो मार्कर होगा, जो चौक होगा, ये सारी चीजें जो डेली की चीजें होती है, तो इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो ये बेसिकली क्या है कि जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं जो इसके कंपनी के, उसको एनालाइज करने में करंट रेशियो जो है वो उसका रोल होता है। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइडेड बाय, फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो फॉर्मूलाज याद रखिएगा, बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट क्या होता है? तो ऐसे तो हमने ये सब पहले पढ़ लिया है, ठीक है, पर क्योंकि एक रिवीजन जरूरी है, हो सकता है पहले वाला भूल गए होंगे। तो करंट एसेट का मतलब होता है ऐसा कोई भी एसेट जिसको, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी एसेट जिसको आप विद इन 1 ईयर कैश कर सकते हो, विद इन 1 ईयर टर्न इनटू कैश। ठीक है, दैट इज योर करंट एसेट। समझ में आ गया करंट एसेट क्या है? तो करंट एसेट मतलब ऐसा कोई भी एसेट जो कि आपका 1 साल के अंदर कैश में आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते कोई मार्केट सिक्योरिटी है, कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, कोई रिसीवेबल्स है, ठीक है, तो कोई बिल रिसीवेबल है जो आपको अभी 2-3-4 महीने में पैसे आ जाएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे करंट एसेट। करंट लायबिलिटी क्या चीज है? ऐसा कोई भी लायबिलिटी जिसको पेड ऑफ करना है इन एन ईयर, 1 साल के अंदर आपको इसको पे कर देना है, दैट इज योर करंट लायबिलिटी। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो सकता है? इनकम टैक्स हो सकता है, वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं, जैसे कि आपके इनकम टैक्स हो गए, तो ये क्या है? साल भर के अंदर आपको पे करना रहेगा। ठीक है, फिर आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएंगे, मतलब साल भर, उससे कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, किसी का आप पैसा अटका के कितने दिन रखोगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है दैट इज योर करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, आइडियल क्या होता है? ये आइडियल होता है ये 2:1। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मतलब इसके आसपास 3:1, 4:1 तक हो सकता है। ठीक है, बट द आइडियल रेशियो इज 2:1। ठीक है, कि आपका असेट जो है वो आपके लायबिलिटी से, जो करंट असेट है वो आपकी करंट लायबिलिटी से दुगना होना चाहिए, ताकि आप ये लायबिलिटीज जो है वो आसानी से चुका सको, क्योंकि आपका असेट क्या है? 1 साल के अंदर कैश हो जा रहा है, कि ये कोई लॉन्ग टर्म असेट नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चलिए, सेकंड आते हैं हम। सेकंड इज योर क्विक रेशियो। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा करंट रेशियो, दिस इज क्विक रेशियो। इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं और इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। बेटा पूरा फैक्चुअल है, फॉर्मूलेज हैं, इसीलिए इसको बिल्कुल ऐसे जल्दी जल्दी की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो एसिड टेस्ट रेशियो इसमें क्या है बेटा? तो इसमें भी वही फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बोलोगे मैडम बदला क्या? अभी बदलेगा, चिंता नहीं करो। तो करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, अब इसमें बदला क्या? इसमें से आपने स्टॉक माइनस कर दिया, आपका जो इन्वेंट्रीज है, जो आपके स्टॉक्स हैं, उसको आपने माइनस कर दिया, दैट इज योर क्विक रेशियो। यानी कि आपके पास जो करंट असेट है उसमें 1 साल के अंदर, तो हम ये एज्यूम करते हैं ना बेटा कि हमारा जो स्टॉक है वो भी 1 साल के अंदर बिक जाएगा, लेकिन नहीं बिका तो दिस इज अ रादर मोर श्योर मेथड, कि क्योंकि इन्होंने क्या किया? स्टॉक को
हटा दिया, इसीलिए इसको क्या भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। बिल्कुल एकदम आपको इस टेस्ट में एकदम बिल्कुल एकदम चाकू की नोक पे आपको आपके टेस्ट हो रहा है और आपको इसमें खड़े उतरना है। तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो यानी कि क्विक रेशियो में क्या फर्क है, सिर्फ स्टॉक का फर्क है। ठीक है, चलिए आते हैं आपका थर्ड पार्ट में। थर्ड है हमारा डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। जितने भी इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं बेटा वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है यहाँ पे तो ऐसे कैलकुलेट करने नहीं बैठना कि मैम ये वाला एक नंबर ये वाला छूट गया है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं यहाँ पे डील नहीं कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डील कर रही हूँ। और वो इंपॉर्टेंट ही इतना सारा है ना कि सारा करने जाओगे तो यही पढ़ते रह जाओगे। और मैंने आपको फिर कहा है कि हमेशा जब भी आपको कोई एग्जाम क्रैक करना हो बेटा तो हमेशा स्मार्ट रास्ता चुनना, वो कन्वेंशनल रास्ता मत चुनना कि एक लाइन पढ़ना है। मैंने भी वही गलती की है। ठीक है, तो एक लाइन बैठ करके पढ़ना है, जो ज्यादा रेलिवेंट है उसको ज्यादा पढ़ना है, दैट्स इट। क्योंकि आपको पूरे नंबर नहीं लाने हैं, आपको एक अच्छा स्कोर लाना है। और वो तब होगा जब आप एक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करोगे, जब आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, चलिए तो डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, जिसको डीआईआर भी कह रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि आगे मैं अगर लिखूं कहीं पर डीआईआर तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, डिफेंसिव इंटरवल रेशियो क्या कहता है ये, तो कहता है कि अगर इनके कैपिटल रिसोर्सेस को अगर हटा दिया जाए तो एक कंपनी कितने दिन सस्टेन कर सकती है। ठीक है, दैट इज योर डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। यानी कि मान लेते हैं कि अगर कोई आपके रिसोर्सेस खत्म हो गए तो भी आप कितना डिफेंड कर सकते हैं अपने कंपनी को, दैट इज योर डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। तो मैं लिख देती हूं ये कि ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स हाउ मेनी डेज अ कंपनी कैन ऑपरेट, कितने दिन तक कंपनी चल जाएगी भाई। ठीक है, कितने दिन तक, क्यों, ये सब किस लिए है बेटा, ताकि ये टेस्ट हो सके कि भाई कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है कि नहीं। क्योंकि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट जब करता है ना कोई, तो ये सारी चीजें देखता है बेटा कि अगर ये पता चला कि जरा सा ऐसे बादल गरजा तो ये भाग तो नहीं जाएंगे कि अरे बहुत बड़ा तूफान आ गया है, भागो भागो भागो, ऐसा तो नहीं करेंगे। मतलब इनके पास वो जो स्थिरता है, वो जो मतलब कहते हैं ना कि बड़ा सा बड़ा तूफान झेलने की जो शक्ति है वो है कि नहीं है। और ये रेशियोज बेसिकली वही डील करता है। ठीक है, तो इंडिकेट्स हाउ मेनी डेज अ कंपनी कैन ऑपरेट विदाउट नीडिंग टू टैप इनटू कैपिटल सोर्सेस अदर देन इट्स करंट एसेट्स। ठीक है, जो इनके करंट एसेट्स है उसको छोड़ करके, क्योंकि वो साल भर में कैश हो जाएंगे, उसके अलावा जो इनके लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज है उन पे बिना रिलाई किए हुए एक कंपनी कितने दिन तक चल सकती है, इसके बारे में आपको डील कौन करता है, डिफेंसिव इंटरवल रेशियो डील करता है। बात समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला है बेटा डीआईआर, दैट इज द डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, दैट इज लिक्विड करंट एसेट। क्यों, क्योंकि करंट एसेट ही आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट आप यूज नहीं कर सकते। और डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कैश एक्सपेंडिचर, है ना, क्योंकि सस्टेन करना है ना, तो उसके लिए डेली खर्चा, जो दूध ब्रेड अंडे का खर्चा है वो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो जो डेली आपके फल सब्जी भाजी दूध ब्रेड ये सब का जो खर्चा है, मतलब कि आपका जो मतलब घर के लिए बता रही हूँ, ऐसा दिल पे मत ले लेना। ठीक है, तो जो आपका एवरेज डेली कैश एक्सपेंडिचर है, मतलब जो आपका वर्किंग कैपिटल है, तो वो वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय आपका लिक्विड करंट एसेट, इसको जब आप डिवाइड करते हो तो आपका डिफेंसिव इंटरवल रेशियो आ जाता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, बोला ना मैंने बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल खुश रहो। ठीक है, ऐसा चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आते हैं हम आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए पहले प्रॉफिट जानना जरूरी है कि नहीं है, पहले हम प्रॉफिट जानेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूं जो कि इससे रिलेटेड नहीं है पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला है आपका, नोट करके लिख लो, ग्रॉस प्रॉफिट का। क्योंकि देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब निकालोगे तो वहां पे प्रॉफिट का रोल बहुत बड़ा है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट क्या होता है बेटा आपका, सेल्स। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सेल्स एसपी माइनस सीपी, यही हमने मैथ्स में पढ़ा था और यही फॉर्मूला अभी लगाने का वक्त आ गया है। ठीक है, अपनी शक्तियों को पहचानो और शक्तियों को पहचान करके वो सारी चीजें जो आपने पहले से पढ़ी है वो सब लगा दो यहाँ पे। तो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो सकता है, सेल्स माइनस एसपी माइनस सीपी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बोलो मैम आपने सीपी क्यों नहीं लिखा, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिखा बेटा, क्यों लिखा आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि हम एक सिर्फ
मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, बल्कि हम एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। और बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो सीपीवी है, और प्लस प्लस उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। यानी कि जो मशीन आपने मंगाई उसको जो ढोया उसने 150 रुपए लिया है, जो कि 150 रुपया देगा, तो वो 150 रुपया जो लिया है वो भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपका कैलकुलेशन पेपर पे नहीं है, अब आप मैथ सॉल्व नहीं कर रहे हो कि उससे किसी का क्या ही फर्क पड़ता है। अगर आपने प्रॉफिट 2% का 3% कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं, 2% का 3% में इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, बोलेंगे बेटा लाओ लाओ हमारा हिस्सा लाओ। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखना जरूरी है, ना कि सीपी। बात समझ में आ गई क्या है यहाँ पे रीजन? ठीक है, मजाक मजाक चलो साइड में, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे इसीलिए कहा गया है। देखो, और ग्रॉस क्यों है यहाँ पे, नेट क्यों नहीं है? क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सीपी भी आता है और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? देखो, फॉर्मूले सारे वही हैं, बस उसको आप ग्राउंड रियलिटी के साथ सोचो। तुम ही सोचो ना कि आप मतलब कि सिर्फ सामान का कॉस्ट जोड़ रहे हो, लेकिन आप वहां गए, होटल में रुके, ठीक है, उसके बाद फिर आपने सब बिल्कुल धक्के खाए, धूप में पसीना बहाया, इतनी मेहनत करा, उसके बाद फिर लोग, चलो खुद का मेहनत तो इंसान क्या ही जोड़ता है, अब मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी खुद की मेहनत है, मैं क्या ही जोड़ूंगी, चलो जान दो। लेकिन जो सामने वाले को पैसे रोकड़ा दे दे के काम करा रहे हो, तो अब वो जो काम करा रहे हो तो उसको तो जोड़ोगे ना। दैट्स वाई ये जमीनी हकीकत है, और ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होता है। चलो इतने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट समझ में आ गया। अब आते हैं पहला रेशियो जो हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। चलो मैं स्टार मार्क देती हूँ कि इतने नंबर दूंगी। आते हैं हम रिटर्न ऑन एसेट रेशियो। रिटर्न ऑन एसेट रेशियो, ठीक है, रेशियो क्या ही जरूरत है लिखने की, छोड़ो। रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकालते हैं? अब याद करो, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जब मैंने पढ़ाया था, कहाँ गया है? हाँ देखो, है ना यहाँ पे रिटर्न ऑन, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सब बताऊंगी अभी। ठीक है, चलिए, तो रिटर्न ऑन एसेट में क्या आएगा आपका? तो देखो, रिटर्न ऑन एसेट में मतलब कि आप कोई एसेट बेच रहे हो, कोई चीजें कुछ भी बेच रहे हो, तो उससे आपको प्रॉफिट आना चाहिए। तो इसका जब फॉर्मूला होगा तो वो कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा बेटा, सबसे पहले तो आप नेट इनकम ला लोगे कि भाई मुझे पैसा कितना आया, तब ना रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या? सबसे पहले रिटर्न। देखो, रिटर्न ऑन एसेट, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे? रिटर्न, यानी कि आपका नेट इनकम, डिवाइडेड बाय ऑन एसेट, नीचे क्या लिखोगे? एसेट लिखोगे, यानी कि एवरेज टोटल एसेट, एवरेज टोटल एसेट, और इंटू कर दोगे 100, निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा क्या? आरओए, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट। ठीक है, अब एक चीज और आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि कोई भी रेशियो जब पढ़ो तो ये भी पढ़ो कि इसका इंक्रीज होना अच्छा कि डिक्रीज होना अच्छा। ठीक है, तो इस रिटर्न ऑन एसेट, अरे भाई आपको रिटर्न ऑन एसेट में आपको पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो ये अच्छा है कि बुरा है? अरे अच्छे ज्यादा पैसे किसको काट रहे हैं? तो ये जो है, ये जितना इंक्रीज होगा तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। बात समझ में आ गई? अब इसी चीज को अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है कि रिटर्न ऑन एसेट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। और दूसरा हो गया कि डिक्रीज इन आरओए इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। अब यहां पे ये जो स्टेटमेंट आ जाएगा ना, डिक्रीज इन बेनिफिशियल, कंफ्यूज हो जाओगे, अरे भैया ये क्या था? बस ये ढक्कन खुला रखना, ये खुला रखोगे ना, और जब वर्ड को एनालाइज कर लोगे ना, इट विल बी वेरी वेरी इजी। तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। क्यों भाई? क्योंकि रिटर्न आ रहा है, और रिटर्न जितना आ जाए कम ही होता है, इंसान का पेट ब्लैक होल बन जाता है उस समय पे। तो बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हो बेटा बिल्कुल बेझिझक पूछिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, आपकी अपनी दुकान है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, एकदम फटाफट से पूछ लो, आंसर नहीं मिले एक दिन से ज्यादा अगर लेट हो तो फिर बात करना। ठीक है, वैसे कभी कभी हो जाता है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना चाहिए। चलिए अगला आते हैं हम, रिटर्न ऑन इक्विटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट था अभी रिटर्न ऑन इक्विटी है। फिर से करो, नेट इनकम पैसा, और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? अभी तक क्या लिख रहे थे? एसेट लिख रहे थे, क्योंकि यहां एसेट लिखा था। अब क्या लिखोगे? एवरेज शेयर होल्डर। एवरेज शेयर होल्डर, कौन से शेयर होल्डर? प्रेफरेंस नहीं भैया, इक्विटी। एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर कितना? एक एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? ठीक है, और इंटू 100। बात समझ में आई? अब यहां भी क्या कह रहा है? रिटर्न की बात हो रही है, अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इज बेनिफिशियल फॉर कंपनी। बात समझ में आई?
देखो बेटा कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसको तरीके से पढ़ लोगे ना तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए, तो ऐसे मैं लाइन खींच देती हूं ताकि आपको भी समस्या ना हो लिखने में, ठीक है, ऐसे मैंने लाइन खींच दिया। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है भैया? नेट प्रॉफिट रेशियो, चलिए देखें। नेट प्रॉफिट रेशियो कहता है कि नेट इनकम, नेट इनकम, ग्रॉस इनकम नहीं, क्योंकि नेट बात हो रही है तो नेट को नेट, ग्रॉस को ग्रॉस, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो नेट इनकम, अब इनकम का कंपैरिजन किससे करेंगे भैया? एक बात बताओ, प्रॉफिट किस पे हो रहा है? हमको सेल पे हो रहा है ना। इनकम कहां से हो रहा है? सेल पे हो रहा है, तो नेट इनकम डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100। बात समझ में आ गई? अब यहां पे भी कहो अच्छा है कि बुरा है, तो कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट रेशियो है, तो भैया प्रॉफिट किसको अच्छा नहीं लगता है? तो ध्यान में रखना कि बस जहां इनकम आ गया वो चीज अच्छी है कंपनी के लिए। तो ये भी क्या है आपका, अगर ये आपका इंक्रीज होता है तो दैट इज बेनिफिशियल, अनलेस बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए। बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई लूट रहे हो, ठीक है। तो एक लिमिट तक ये इंक्रीज जो है वो अच्छा है, ठीक है। चलिए अगले रेशियो पे आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेशियोज में कोई प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है बेटा तो आप अपने फीडबैक्स भेजा करो, जब भी देखते हो ना भेजा करो, ताकि आगे हम आपके सजेशंस को इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। चलिए अगला, एंड हाँ वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि मतलब वी गॉट अ मेल बेसिकली कि वी द न्यू फीचर ऑफ ऑटो डबिंग वो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अब शायद हो भी गया है या नहीं हुआ है अभी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है। वी आर वेरी बिजी इन कंटेंट क्रिएशन एंड वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल, तो इसीलिए वो चेक नहीं किया है मैंने। अगर आप में से कोई अगर देख पा रहा है तो प्लीज हमें आप फीडबैक सेक्शन में बता दो कि हाँ द ऑटो डबिंग इज ऑलरेडी देयर, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो सदर्न जोन के हैं और उनको हिंदी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आई टोटली अंडरस्टैंड बेटा, और पता है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब बायलिंगुअल करूं, ज्यादा से ज्यादा बायलिंगुअल करूं, बट फिर क्या है कि जो बच्चे, आधे बच्चे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग इट, मतलब अगर ऑटो डबिंग हो गया है तो फिर बहुत ही अच्छा है, मतलब इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन राइट नाउ, ठीक है। तो आप प्लीज मुझे मतलब एक थोड़ा सा हेल्प मांग रही हूं मैं कि ये थोड़ा सा ऐसा ना कि रिसर्च एनालिसिस है, ठीक है, टेस्टिंग टाइप का है। तो आप मुझे अगर आप में से कोई भी जो है वो ऑटो डबिंग फीचर यूज कर पा रहा है तो प्लीज आप एक फीडबैक छोड़ दो, ताकि मुझे भी श्योर हो जाए कि हाँ भैया ये चीजें ऐसे हो गई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ भाई अभी आने वाला है, क्योंकि वी गॉट अ मेल फॉर दिस, बट अभी तक इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है अभी, ठीक है। चलिए आते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया हमारा। अब अगला आता है हमारा डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, चलिए अब ये क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पे दो टर्म लिखा हो ना बेटा, वहां पे बिल्कुल आंख मूंद करके ऊपर और नीचे लिख दो। डेट, डेट मतलब कर्जा, इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या? आपने अपने शेयर्स दिए हुए हैं किसी को, तो डेट अपॉन इक्विटी, दैट इज योर डेट इक्विटी रेशियो। अब ये इतना जरूरी क्यों है? ताकि इंसान को ये पता लग सके कि भैया आपने जो खर्चा इतना सारा ताम झाम बिल्कुल लाइटे वाइटे लगाई हैं, अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो आपने उधार लेके किया है कि आपने शेयर्स दिए हैं, ठीक है। इस चीज को एनालाइज करने के लिए डेट इक्विटी रेशियो बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बताता है ये बताता है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को, कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या बताता है? कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को बताता है कि भाई हमने जो कंपनी, मतलब हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यानी कि हम ज्यादा उधारी लेते हैं कि ज्यादा शेयर देते हैं। और कहीं ना कहीं उधार लेना इस बहुत प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर आर पार्टनर्स, राइट। तो अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो ही हमको देना पड़ेगा, लेकिन जब आप डेट लेते हो ना बेटा तो कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट तो दोगे ही। तो वो आप प्रॉफिट कमाओ चाहे नहीं कमाओ, लॉस में बिल्कुल गड्ढे में गिरते जाओ, आपको देना ही पड़ेगा। तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर डेट इज गुड, क्योंकि इक्विटी में आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे होते हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इनिशियली क्या है कि डेट कम लेना चाहिए इक्विटी से, मतलब इक्विटी ज्यादा रहना चाहिए, डेट कम लेना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इक्विटी हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि आइडियली जो आइडियल सिचुएशन ये है कि आइडियली इक्विटी शुड बी मोर देन डेट, ठीक है। क्योंकि डेट लेना मतलब फालतू का सरदर्द पालने जैसा है, एक नए बिजनेस के लिए तो बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं? इसको रिस्क रेशियो भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड रिस्क रेशियो, या फिर इसको गियरिंग रेशियो कहते हैं,
ठीक है, नाम याद में रखिएगा, खासकर ये जो टर्म है ना गियरिंग रेशियो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा डेट इक्विटी रेशियो, लेकिन नाम नहीं पता होगा। तो गियरिंग रेशियो कहा जाता है या रिस्क रेशियो कहा जाता है, क्योंकि जितना आप डेट लेंगे बेटा उतना रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा। एक दिन आएगा जब देखो इक्विटी में क्या फायदा होता है ना कि इंसान को पता है कि हमको पैसे तभी मिलेंगे या तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या तो फिर जब कंपनी लिक्विडेट होगी। ठीक है, पता होता है इक्विटी में, हमने पढ़ा है इक्विटी शेयर्स। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जब आप डेट लेते हो तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको चाहिए अपना पैसा चाहिए, अपना जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपरली चाहिए, और नहीं तो फिर उनको चाहिए कि भाई मेरा कैपिटल लौटाओ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आइडियली कितना होना चाहिए, ये आइडियली होना चाहिए 1:2, यानी कि जितना आपके पास, जितना आपने डेट लिया उससे डबल का इक्विटी, मतलब कि जितना इक्विटी लिया उससे आधा डेट लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन उससे अगर आप कम ज्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो फाइनेंशियल हेल्थ है जो आपकी कंपनी का, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए, तो यह हो गया आपका डेट इक्विटी रेशियो। चलिए अगले पे आते हैं। अरे आगे बढ़ो यार। अगला है हमारा सिर्फ इक्विटी रेशियो। अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये क्या है। डेट इक्विटी रेशियो में तो समझ में आ गया था कि इक्विटी मतलब डेट बटे इक्विटी, लेकिन ये इक्विटी रेशियो क्या है? तो इक्विटी रेशियो है बेटा शेयर होल्डर्स की इक्विटी, कितना आपने इक्विटी दे रखा है, दैट इज योर इक्विटी। तो इक्विटी को ऊपर रखा और नीचे क्या रखा आपने? टोटल असेट्स, यानी कि पूरे असेट में से कितना इक्विटी आपने दे रखा है। ठीक है, जितने आपके पास असेट है उसमें से कितने % का इक्विटी आपने इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, वो आपका हो जाता है इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि भाई कंपनी कितना रिस्क, कितना मतलब बाहर से फंड वगैरह इकट्ठा कर रही है, बाहर से पैसे ले रही है। तो क्या बताता है ये? तो इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ लेवरेज यूज्ड बाय द कंपनी कितना लेवरेज यूज कर रही है, इसको ये जो इक्विटी रेशियो है ये बताता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर लो इक्विटी है, मान लेते हैं कि लो इक्विटी है, ठीक है, मान लिया कि लो इक्विटी है, आपका ये जो रेशियो है ये कम है, मतलब कि आपने इक्विटी जो है वो कम ले रखी है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए डेट लिया। लो इक्विटी मींस यू हैव टेकन डेट्स। लो इक्विटी का क्या मतलब है कि यू हैव टेकन डेट्स टू एक्वायर असेट्स को एक्वायर करने के लिए आपने अगर इक्विटी नहीं ली तो डेट ली, क्योंकि कितना ही इन्वेस्ट करेगा इंसान, मतलब एक सर्टेन पैरामीटर होता है ना कि बाद में फिर आपको लिक्विडेट करना रहता है। तो क्या है कि अगर आपने डेट ज्यादा ले रखी है, इक्विटी कम ले रखी है, तो दैट इंडिकेट्स अ ग्रेट फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा ना कि पता चला कि ये तो दिवाला निकल गया, इसका दिवालिया हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क होता है। इसीलिए ये जो आपका इक्विटी रेशियो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज 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 पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा है टेक्निकल, मतलब कि आप मानो ना मानो, बट ये थोड़ा सा मतलब कि अगर आप जरा सा भी आपका ध्यान हटी और दुर्घटना घट जाएगी। और ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तब कहोगे अभी तो बड़े मजे से पढ़ रहे हो, फिर जब ये सारे फॉर्मूले एक साथ लगेंगे कहोगे अरे ये भी लगाना था क्या। ठीक है, चलिए, तो गियरिंग रेशियो आपको समझ में आ गया। गियरिंग रेशियो इज योर डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, उसके बाद आपका इक्विटी रेशियो समझ में आ गया। अब अगला देखो, अगला क्या है बेटा? आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, बेसिकली ये रेशियो नहीं है, ये बेसिकली कैलकुलेशन है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है? ये मतलब कि ये बेसिकली ये भी आपको बताता है, ये भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेक करता है, चेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेक करता है, मतलब कि आपने जो डेट ले रखा है वो कितने % को किसको ले रखा है। ठीक है, यानी कि कितना आपने लॉन्ग टर्म डेट लिया है, कितना आपने प्रेफरेंस शेयर लिया है, कितना आपने इक्विटी लिया है, कितना आपके पास रिजर्व है। तो आपका जो पूरा कैपिटल बना हुआ है, मान लेते हैं कि 1 लाख का कैपिटल है, तो उसमें से कितना % क्या ले रखा है, यही आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो बताता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने लॉन्ग टर्म डेट कितना ले रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने प्रेफरेंस या इक्विटी, अलग अलग प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर्स कितने ले रखे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने रिजर्व्स आपके पास कितने हैं, सरप्लस कितने हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इसका जो कैलकुलेशन और परसेंटेज है, ये आपका होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। बात समझ में आ गई? क्या है कैपिटल गियरिंग रेशियो? कोई प्रॉब्लम है? मतलब कैपिटल को गियर कर रहा है, कैपिटल को एनालाइज कर रहा है ये कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है कैपिटल का वो कैसा बना हुआ है। और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि भाई आपने डेट में कितना ले रखा है। देखो ये जो था ना हमारा,
इक्विटी रेशियो, ये सिर्फ अनुमान लगा रहा था कि भाई शायद आपकी लो इक्विटी है, मतलब कि आपने डेट ज्यादा ले रखा है, पर इसका कोई फुल प्रूफ तो है नहीं कि कितने परसेंट ले रखा है, सिर्फ एक एजम्पशन है, सिर्फ ये है कि हाँ भाई ये है, बट कितना है, जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल फिगर है वो यहां पता नहीं लगेगा। तो आपको कहां पता लगेगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो में पता लगेगा। यानी कैपिटल गियरिंग रेशियो आपको बताएगा कि भाई कितना कितना कौन सा जो डेट है आपने ले रखा है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है आपका। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना आपने बेचा और दूसरा आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, यानी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना पैसा, कितना आपने बेचा है बदले में, मतलब टर्नओवर कितना है आपका और कितनी आपकी इन्वेंट्री है, इसी का रेशियो है, दैट इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब देखो अगर आप सेल कर रहे हो बेटा, अगर आप कुछ चीज को बेच रहे हो तो ये तो अच्छा है ना, बिजनेस का काम क्या है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि किसी भी बिजनेस का भले आप उसमें 75 तामझाम लगाओ, आप मार्केटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन वो सब किस लिए कर रहे हो। आई एम नॉट टेलिंग दैट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, आप मैनेजर्स हायर कर रहे हो, एडवर्टाइजर्स हायर कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन किस लिए कर रहे हो, बेचने के लिए। बेसिकली जो भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जो भी चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो क्या कर रही हैं, अपना सामान बेच रही हैं। तो जब आप सामान को बेच रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं अगर आपका गुड ज्यादा सेल हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छा है ना, इट इज गुड फॉर यू। तो इसीलिए कहा गया कि इफ दिस इज हाई, तो यू आर क्विकली टर्निंग योर इन्वेंट्री इनटू कैश। मतलब कि आप अपने इन्वेंट्रीज को फटाफट से बिल्कुल हटा रहे हो, नया स्टॉक लेकर आ रहे हो, तो दैट इज अ गुड थिंग, राइट, दिस इज बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस। ठीक है, तो देखो ये इसलिए भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, हाई वाला और लो वाला, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं करेगा, बस वो टर्म पूछ लेगा। अभी क्या कि आप समझते जा रहे हो तो आपको लग रहा है ये आसान है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में अचानक से टर्म आएगा, वो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाने के बाद, पता चला आप एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बना रहे हो, अचानक से ऐसे 360 डिग्री घुमा और अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, ट्रू और फॉल्स है ये, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उस समय सोचोगे भैया ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था क्या, पहले तो यही सोचने में बिताओगे। तो इसीलिए क्या है कि इसको ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो वहां पे क्या है कि आपका कितने प्रॉम्प्ट हो आप, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसीलिए क्या है कि वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इनिशिएटिव्स फॉर यू, कि देखो पढ़ना तो एक बात है और उसको प्रैक्टिस करना एक अलग बात होती है, तो हम वो लेकर आ रहे हैं बेटा। ठीक है, आई एम ऑलवेज मतलब हर सेशन में आपको बताती हूँ कि देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू एंड दैट सरप्राइज इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, मतलब वो आपके सिलेक्शन को और पक्का कर देगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून, आ रहा है सरप्राइज, अभी रास्ते में है। चलो जब तक हम लोग बाकी के टॉपिक्स क्लियर कर ले, इसीलिए मैं पहले आपके टॉपिक्स क्लियर करा रही हूँ ताकि जब प्रैक्टिस करो ना तो एकदम बिल्कुल फटाफट से करो। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो जब पहला वाला समझ में आ गया तो ये वाला समझने में कोई खासा दिक्कत होने नहीं वाली है आपको। ठीक है, क्या है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या किया था हमने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब यहां पे है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी कि आपने क्या किया, नेट क्रेडिट सेल, मतलब जितना आपने बेचा। अब क्रेडिट सेल ही क्यों, क्योंकि हम रिसीवेबल की बात कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम रिसीवेबल की बात कर रहे हैं। अब रिसीवेबल कब होगा, जब हम उधारी में देंगे तभी ना वो वापस आएगा। तो हमारा क्या है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, कितना एवरेज कितना रिसीवेबल होता है और आपका कितना क्रेडिट सेल आपने किया। ठीक है, और उसमें से कितना आपका पर अकाउंट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना है, दैट रेशियो इज योर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अगर हाइयर रेशियो है मतलब कि आप क्या कर रहे हो, फास्टर कलेक्शन कर रहे हो, यानी कि उधारी दे रहे हो, अगर बंदा अगले दिन आपको उधारी लौटा के ले जा रहा है, बंदा कह रहा है कि भाई अगले दिन भैया ले लो यार, आप अपने पैसे ले लो, आपका पैसा हम रख नहीं पाएंगे, ऐसा बहुत रेयरली होता है वैसे। तो फास्टर कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि आपका टैलेंट है कि आप रिसीवेबल जो है वो बहुत जल्दी ले जा रहे हो, और जब पैसा, जितने भी चीजों में पैसा आ रहा है, दैट इज गुड फॉर यू, सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर कंपनी। ये हाई रहेगा तो कंपनी के लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। इज इट क्लियर टू योर, कुछ रेशियोज और बचे हुए बेटा, मतलब 5-6 रेशियोज और बचे हैं। ठीक है, हमने कितने सारे रेशियोज पढ़ लिए आज,
चलिए देखते हैं. वी स्टार्टेड विथ करंट, वी डिड क्विक रेशियो, वी डिड DIR, दैट इज डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, देन वी डिड द ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली बेटा. इसको जा करके अगर एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देखिए, लेकिन पूरा रिकैप्चुलेट कीजिए कि भाई हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और हमें क्या और पढ़ने की जरूरत है, कि इसको बार बार लिखिए, बार बार इसको पढ़िए, ताकि जो अगला सेशन में पढ़ाऊं उसमें और रेशियोज है बेटा, तो उससे कंफ्यूज ना हो. ठीक है, तो अगले सेशन में जो रिमेनिंग रेशियोज है 5-6 वो कराऊंगी, और जो 3-4 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगी मैं. ठीक है, उसके बाद फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी योर पार्टनरशिप अकाउंट. तो ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, 3-4 टॉपिक और बचे हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था. आने वाले टॉपिक जो है वो और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं. तो वेरी सून वील बी कवरिंग अकाउंट्स. कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि इस वीक के अंदर ही करा दूं. ठीक है, टुडे इज फ्राइडे, तो संडे मंडे तक मैं जो है वो कोशिश करूँ कि करा दूं. तो आप भी इसको उतने जितने प्रॉम्प्टली हम पढ़ रहे हैं, आप भी बैकलॉग्स मत रखो, ताकि प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर हो सके. ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में. अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 एक फीडबैक भेज दो, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है वो, मेरा और मेरी टीम का दोनों का मोटिवेशन जो है बिल्कुल एकदम स्काई रॉकेट हो जाए, और आपके लिए हम नए नए सरप्राइजेस लेकर आ सकें. तो मिलते हैं अगले सेशन में. चिल देन, बाय बाय.